going to starting with life in villages and towns. So let's start reading the lesson first of all. The establishment of kingdoms and empires led to an increase in agriculture and trade. सो इन दिस इसमें बताया गया है जो एस्टेब्लिशमेंट होती थी हमारे किंगडम्स की और एम्पायर्स की, हम अगर हमारी जो किंगडम्स हैं और जो एम्पायर्स हैं वो ज़्यादा इंक्रीज होते थे तो इनसे एक ग्रेट अच्छी चीज़ हमें पैदा होती थी हमारे एग्रीकल्चर में और ट्रेड में भी. इंटरनल एंड ओवरसीज ट्रेड्स वुड ओपन अप. अब जो इंटरनल ट्रेड रूट्स थे वो भी ओपन हो गए और जो ओवरसीज में जो हमारे ट्रेड होते थे वो भी ओपन हो गए थे. इस पीरियड में किंगडम्स एंड एम्पायर का जो बहुत अच्छा टाइम, मतलब कि इंक्रीज हो रहे थे, ये इंक्रीज हो रहा था इनका एग्रीकल्चर और ट्रेड. तब हमारी इंटरनल एंड ओवरसीज की जो रूट्स थे, जो ट्रेड रूट्स थे इंटरनल एंड ओवरसीज के, वो हमारे ओपन हो गए. दिस पीरियड ऑल्सो सो द डेवलपमेंट ऑफ न्यूमरल्स आर्ट एंड क्राफ्ट. अब विद दिस हमारे किंगडम एंड एम्पायर्स में हमारा बढ़ने लग रहा था एग्रीकल्चर एंड ट्रेड्स, तो उससे हमारे इंटरनल एंड ओवरसीज रूट ओपन हो गए. इसके साथ ही साथ इस जो ये पीरियड है इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट, ओके, इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट का भी बहुत हमें इंक्रीजमेंट मिला, काफ़ी अच्छी हमें प्रोडक्शन हुई. किन किन चीज़ों में? आर्ट क्राफ्ट में एंड हमारे किंगडम्स एंड एम्पायर का एग्रीकल्चर एंड ट्रेड बढ़ा था. तब हमें इंटरनल एंड ओवरसीज रूट्स भी हमारे ओपन हो गए थे. Now next is these developments resulted in the growth of towns. So हमारी जो developments हुई थी, जो मैंने आपको अभी बताया है, agriculture, trade and art of crafts. तो सबसे पहले हमारा जो हमारा जो फर्स्ट टाइम था उसमें हमारे ओनली थे विलेजेस. अब जब इन सारी चीज़ों की हमारी प्रोडक्शन होने लगी तब हमारे इन द सेकेंड टाइम हमारे टाउन्स भी ओपन होने लगे. ओके, सो द थिंग इज दैट इन दिस लिटिल कॉन्सेप्ट इज इन दोनों चीज़ों की इंक्रीजमेंट से हमारे टाउन्स जो हैं वो फॉर्म हुए हैं. राइट नाउ अब हम जो ये है हमने इन द वेरी शॉर्ट फॉर्म हमने ये पढ़ा है. अब इसमें ये बहुत छोटा सा लेसन है एंड दिस इसमें ना कुछ पार्ट्स डिवाइड होंगे. So we are going to talk with the first part now, and that is the greater agricultural production. Okay, so of this lesson our first part is this greater agriculture production. Now let's read it. Agriculture production increased due to the increased use of iron tools. It became possible to produce more from the same land. Also, more land was bought under cultivation. Iron tools such as axe helped in clearing forest. This land was then used to produce crops. Certain regions where the soil was hard needed deep plugging. The iron flexure made it possible to produce more from such types of soils. The king of the period also encouraged the building of irrigation works and dug wells, tanks and canals. Consequently, first in North India and then in the South, there was a tremendous increase in the production of crops. So in this हम जानेंगे कि जो हमारी ग्रेटर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुई थी, हमारा एग्रीकल्चर इतना सारा इंक्रीज हो गया था, वो कैसे हुआ था.
सो जो हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन थी वो दैट इज जस्ट पॉसिबल विद द आयरन टूल, विद द हेल्प ऑफ आयरन टूल की मदद से वो हमारी ग्रेटर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाई थी। नाउ कैसे? It became possible to produce more from the same land. Also made land was bought under cultivation. अब इससे क्या हुआ था? हमारा ये पॉसिबल हो गया था फूड को प्रोड्यूस करना। ठीक है, सपोज हमारा जो ये लैंड है इसमें ये हम एक फार्मर का ये हमारा खेत है। सो इस लैंड में इतनी जो जगह थी उसमें क्रॉप्स नहीं उग पाती थी। क्यों? क्योंकि वो ऊंची नीची थी वो जगह। एंड जो ये वाली जगह थी वो एकदम प्लेन थी, यानी कि बहुत इजी था इसमें क्रॉप्स उगाना एंड उग पाती थी। बट व्हाट अबाउट दिस साइंस? इतने पार्ट में तो हमारी क्रॉप्स उग गई, बट जो रिमेनिंग पार्ट, जो ये हमारा रिमेनिंग पार्ट रह गया है, इसमें क्या हुई? वेस्टेज हुई। इसमें हमारे लैंड की वेस्टेज हुई। क्यों? क्योंकि हम इसको, जो ये ऊंचा नीचा पार्ट था, हम उसको ठीक नहीं कर सकते थे, इसलिए हमारे लैंड की वेस्टेज हुई। और मोर लैंड वाज बॉट अंडर कल्टीवेशन। अब पहले करना बहुत मुश्किल था, थोड़ा मोड़ा ऊंचा नीचा होता, हाथों से करते कुछ भी, थोड़ा सा ही हर फार्मर इतना सा ही लैंड कर पाता था खुद से। बट आफ्टर जो हमें आयरन टूल्स मिलने लगे, तो आयरन टूल की मदद से वन फार्मर इतने लैंड के जगह इतना सारा लैंड कवर कर पाता था। सो दैट वाज द मेन रीजन ऑफ आयरन टूल्स, जो कितने पॉपुलर हुए और इन्होंने मदद करी। अब हमारे आयरन टूल्स जो हैं वो कैसे हमारी हेल्प करते हैं? राइट, सो आयरन टूल्स, अगर हम एक आयरन टूल लेते हैं, वी टेक एन एग्जांपल ऑफ एक्स। हमें किस में हेल्प करता है? अगर हम देखें तो जो एक्स है वो हमें फॉरेस्ट को क्लियरिंग करने में, मतलब एक जगह है जिधर बहुत सारे पेड़ उग रखे हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट उग रखे हैं। अब जो एक्स होता है, राइट, विद द हेल्प ऑफ द एक्स, हम उस एक्स की मदद से उन पेड़ों को, दिस इज द काइंड ऑफ एक्स, ऐसे लगभग दिखता है कुछ एक्स। सो इसकी मदद से, जो कि एक आयरन टूल है, पहले पत्थर के होते थे, पत्थर से करने में बड़ा मुश्किल रहता था, डिफिकल्टी हमें फील करनी पड़ती थी। बट विद दिस इट्स सो इजी। सो जो ये वाला टूल है हमारा, जो कि बना है नॉट ऑफ स्टोन, ये स्टोन से नहीं बल्कि ये बना है हमारा आयरन से। ठीक है, सो ये टूल जो आयरन से बना है, जो कि है एक्स, वो हमें हेल्प करता था हमारे फॉरेस्ट को खोदने में। राइट, now let's move a little bit forward, and here we found this land was then used to produce crops. Certain regions where the soil was hard needed deep plugging. अब पहले हमारा एक एरिया था, हमारे पास इतना सारा लैंड है, उसमें से मोर देन हाफ ऑफ द लैंड जो था वो था हमारा फॉरेस्ट था। ओके, सो जो मोर द लैंड था हमारा वो था फॉरेस्ट, और जो ये रिमेनिंग पोर्शन था, दैट इज द ओनली प्लेस जिधर हम वो उगा सकते थे। बट अब क्या हुआ? एक्स बन गए हमारे आयरन टूल, यानी कि हमारे एक्स की मदद से अब हमने जो ये फॉरेस्ट थे उनको हमने डक कर दिया, जो उसके जो ट्रीज थे हमने उनको निकाल दिया। ओके, तो अब हमने इसको भी निकाल दिया, और ये तो हमारा प्लेन लैंड था। सिंस अब हमारा जो ये पूरा का पूरा है, with this iron tool, with the help of the X, हमारा more than half land फॉरेस्ट नहीं रहा, हमने इन ट्रीज को प्लग आउट कर लिया। तो फिर जो ये हमारा पूरा लैंड है, दिस
इज द प्लेस दैट वेयर वी कैन ग्रो द क्रॉप्स। ये हमारी वो जगह हो गई जिधर हम अपनी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, राइट। अब कुछ प्लेसेस ऐसी भी होती हैं, इतना तो हमने कर लिया। एक फॉरेस्ट था जिधर जिस हमारे आयरन टूल की मदद से हमने उसको हटा दिया, रिमेनिंग पोर्शन ये हमारा ठीक हो गया। बट ट्री को निकालना, इतना काटना इतना मुश्किल नहीं होता है जितना गोइंग टू टेल एन एग्जांपल जितना वो होता है। कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जिधर जिधर जो सॉइल होता है वो बहुत हार्ड होता है। सॉइल एक तो हमारा एक सिंपल सा लैंड है, और कुछ जगह हमारी ऐसी भी होंगी जिधर सॉइल इतना टाइट हमारा ये सॉइल होगा। सो अब बात ये है कि हम उस जगह में क्या करेंगे। ऑफ कोर्स हम उधर प्लक्शर यूज करेंगे, राइट। हम उधर उस जगह में प्लक्शर यूज करेंगे ना। व्हाट्स प्लक्शर? चिल्ड्रन, प्लक्शर इज इन जस्ट लाइक इन आयरन टूल ही होता है प्लक्शर इन द विलेजेस हु कैन शो। एक बैल होती है, उस बैल के पीछे here is the farmer, ये बुल है। सो इस बुल यानी कि इस बैल के पीछे जो है वो प्लक्शर बंधा रहता है, कुछ ऐसा टाइप का होता है प्लक्शर। I'm not have to see, I'm just telling with the scene of Google pictures, right? So कुछ ऐसे टाइप का प्लक्शर होता है। अब हमारे पहले स्टोन्स के प्लक्शर अगर हम बनाएंगे, सो स्टोन के इतने हल्के से प्लक्शर मीन्स यू कैन जस्ट थिंक आउट, हमने स्टोन का प्लक्शर बनाया और इतना टाइट सैंड है जिसमें स्टोन, तो साइंस एक स्टोन दूसरे स्टोन को कैसे रिमूव कर सकता है, राइट। दिस इज द पॉइंट। सो फॉर दैट हमने क्या बनाया है, वी हैव मेक इंस्टेड ऑफ स्टोन टूल्स हमने बनाए हमारे आयरन टूल यानी कि आयरन प्लक्शर, राइट। अब हम बात करते हैं हमारे आयरन प्लक्शर से क्या क्या हमारे बेनिफिट्स हुए। द आयरन प्लक्शर मेड इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम सच टाइप्स ऑफ सॉइल। अब हमने जंगल को जंगल में जो पेड़ थे उनको काट के लैंड ढूंढ लिया करने के लिए। अब हमें पेड़ को काटने की भी जरूरत नहीं। इन दिस जो हार्ड सैंड्स हैं, वी हैव जस्ट प्लक्शर विद द हेल्प ऑफ द आयरन प्लक्शर हमने करा, एंड हमें और भी काफी सारा लैंड मिल गया, पॉसिबल हो गया। इतने डिफरेंट इतने हार्ड सॉइल्स में भी ये सब कुछ करना हमारा पॉसिबल हो गया। द किंग ऑफ, अब नेक्स्ट में पढ़ते हैं, द किंग ऑफ द पीरियड ऑल्सो encouraged द बिल्डिंग ऑफ इरिगेशन वर्क एंड dug wells, tanks and canals। अब हमें इतना तो बेनिफिट मिल गया आयरन प्लक्शर से, आयरन एक्स से, बेसिकली आयरन टूल से हमें इतना तो बेनिफिट मिल गया है कि वी कैन मेक इंस्टेड ऑफ स्टोन की चीज़ों की जगह हम आयरन से चीज़ें बना के एंड वी कैन डू इट। अब एक और जो पॉइंट आ जाता है इसमें, इंक्लूडिंग दिस, जो इधर के किंग्स थे, इधर के जो किंग्स थे इस टाइम के, वो भी काफ़ी इंकरेज करते थे हमारे इस वर्क को, ठीक है। वो लोग इरिगेशन वर्क करवाते थे, वो डग वेल करते थे, वो वेल्स खोदते थे, टैंक्स निकलवाते थे, कैनल्स निकलवाते थे। विद दिस किंग्स भी हमारे से बहुत हेल्पफुल रहे हैं। बट क्यों? क्योंकि वो इरिगेशन वर्क्स में काफ़ी इंक्रीजमेंट करवा रहे थे। किसमें इंक्रीजमेंट करवा रहे थे? वो हमारी इरिगेशन वर्क में इंक्रीजमेंट करवा रहे थे। अब इसमें अ क्वेश्चन इज दैट, हमें इतना तो हमने मान लिया आयरन टूल्स हमारे बने, हमने सीख लिया आयरन टूल्स बनाने, एंड वी डूइंग मेकिंग इट, हमने आयरन टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिया। बट अब थिंग इज दैट कि जो किंग है, द क्वेश्चन इज बेसिकली, जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो किंग्स है वो क्यों
वो क्यों अपने पैसे खर्च करके ये इरिगेशन वर्क करवा रहे हैं। दिस इज बिकॉज ओनली ऑफ द टैक्सेस। किससे होता है ये? टैक्सेस से। आंसर तो हमें मिल गया टैक्सेस, बट हाउ? टैक्सेस कैसे होता है, राइट? सो इसके लिए हम बड़े ढंग से इसको पहले समझते हैं। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक किंग है, एक जगह है, उसका किंग है। अब वो टैक्सेस लेता है। सपोज लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ एन फार्मर। सो एक फार्मर है, उसकी ना पूरे महीने की कमाई है 10,000 5,000 रुपीज है, नॉट 10,000। एक फार्मर है, स्टोन टूल्स के टाइम का ये फार्मर है, जिसकी कमाई है 5,000 पर मंथ। पर मंथ की कमाई है 5,000 रुपीज, राइट? अब अगर एक किंग अपना टैक्स नहीं बढ़ा सकता, दैट इज नॉट हिज राइट। उसकी राइट नहीं है कि वो ज्यादा पैसे मिलने लगे तो वो अपना रेट बढ़ा देगा, उसका राइट नहीं है। बट द बेनिफिट इज, सपोज महीने में 15,000 मिलते हैं इनको फार्मर्स को, महीने में ईच फार्मर को 15,000 मिलता है। अब जो किंग था उसने चार्ज रख लिया कि 10%, मीन्स चाहे महीने में इस फार्मर को 20,000 मिले, 10,000 मिले या फिर 5,000 मिले, जो उन्हें अमाउंट देनी पड़ेगी दैट इज 10% ऑफ दैट मंथली सैलरी। महीने की सैलरी में उन्हें 10% एज अ टैक्स उन्हें भरने पड़ेंगे। सो ऑफ कोर्स, राइट, ऑफ कोर्स अगर 5,000 रुपीज सैलरी है, उसका 10% हमें उसको किंग को मिलता है एज अ टैक्सेस हमारे टाइम पे, हमारे स्टोन टूल्स के टाइम पे। मैं आई एम राइटिंग एस फॉर स्टोन एंड टी फॉर टूल्स। हमारे स्टोन टूल्स के टाइम पे किंग को 5,000, फार्मर 5,000 कमाता है, तो उसका 10% इतना नहीं होगा। बट अब किंग ने हमारी इरिगेशन वर्क की फैसिलिटी करवा दी, हमारे आयरन टूल्स और बढ़ने लगे, ठीक है, हमारे आयरन टूल्स बढ़ने लगे, किंग ने उसकी फैसिलिटी करवा दी। सो क्या हुआ, जो फार्मर है उनको बेनिफिट हुआ, प्लस उस किंग को भी बेनिफिट हुआ। क्यों? फार्मर को ज़्यादा फैसिलिटीज मिल गई, उन्हें इरिगेशन वर्क की फैसिलिटी मिल गई, उन्हें आयरन टूल्स की फैसिलिटी मिल गई। सो एक फार्मर जो कि महीने के 5,000 कमाता था, वो फार्मर अब महीने के 20,000 कमाने लग गया, ठीक है, पर मंथ वो इतने कमाने लगे। अब किंग तो कुछ चेंज नहीं कर सकता, तो उस फार्मर को अभी भी 10% भरने पड़ेंगे, उस फार्मर को अभी भी 10% भरने पड़ेंगे एज इट टैक्सेस। अब अगर हम देखें इरिगेशन वर्क एंड किंग्स के बाद 2,000 का 10% ज़्यादा होगा या फिर 5,000 का 10% ज़्यादा हो गया होगा। कॉमन सेंस 20, ओके, आई हैव बाय मिस्टेक आई राइट हियर 2,000, सो इट्स लाइक दिस, राइट? सो हमारा 5,000 का ज़्यादा होगा या फिर 20,000 का हमारा ज़्यादा होगा। सो कॉमन सेंस हमारा 20,000 का जो चार्ज होगा वो ज़्यादा होगा। किंग ने कुछ नहीं किया है, किंग ने बस इरिगेशन वर्क ऐड कर दिया एंड आयरन टूल्स की खोज हो गई। तो अपने आप ही जो फार्मर एक महीने में 5,000 कमाता था, वो 20,000 कमाने लग गया एंड किंग को ज़्यादा प्रॉफिट मिलने लग गया, बट द अमाउंट इज सेम 10,000। सो नाउ अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज ग्रोथ ऑफ क्राउड्स, राइट? सो हमारा एक टॉपिक क्लियर हो गया है, दैट इज ग्रेटर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ ऑफ क्राउड्स।
So I'm writing it here. Okay, so now let's study about the growth of crowds. Growth of crowds में क्या है? सिंपल चीज है, क्राउड्स की ग्रोथ जो है वो कैसे बढ़ी, राइट? आर्ट एंड क्राफ्ट्स आल्सो फ्लरिश्ड. अब जैसे कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ी, ऐसे ही हमारी आर्ट है और क्राफ्ट है वो भी फ्लोरिश्ड हो गई, वो भी हमारी बढ़ गई. हर विलेजेस में, ओके, पहले अब टाउन्स बाद में बना, दिस इज अबाउट जस्ट विलेजेस की बात कर रहे हैं. तो हर विलेजेस में एक पॉटर्स होते थे, वीवर्स होते थे, डायर्स होते थे, बहुत पीपल होते थे. फ्यू नेम्स आर गिवन है. सो दे आर potters, weaver, dyers, metal workers, carpenter, blacksmith, goldsmith, garland maker, basket maker and other craftsmen. So क्या होते थे पहले, आर्ट एंड क्राफ्ट जब चलती थी तो हर विलेज में काफ़ी सारे क्राफ्ट्स में, आई हैव टेलन यू द एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल्स बता दिए हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारे क्राफ्टमैन होते थे विलेजेस में, राइट? ओके, नाउ लेटर व्हेन टाउन्स डेवलप, पहले ये विलेजेस की बात है, तब टाउन्स नहीं बने थे. पर आगे जब विलेजेस से जब टाउन्स डेवलप हो गए, तब क्या होना स्टार्ट हुआ? तब जो पीपल थे, जब टाउन डेवलप हुए तो जो कुछ क्राफ्ट पर्सन थे वो माइग्रेट कर गए. ऑफ कोर्स इफ यू सी इन स्मॉल हाउस हट, अगर आप हट देखो एंड यू कैन सी इन बिग बिल्डिंग, so of course we will, instead of that hut we migrate to that big building. so same इधर हुआ, लोग विलेजेस से माइग्रेट होने लगे, विलेजेस से जाने लगे, where to the towns, विलेजेस से लोग टाउन्स जाने लग गए, वो माइग्रेट होना स्टार्ट हो गए, राइट? अब क्लॉथ मेकिंग, सिल्क वीविंग एंड डाई बिकम पॉपुलर. Coin minting, ivory carving and bead making were other popular occupations. Okay, अब as you know, मैंने आपको भी बताया, विलेजेस से टाउन पीपल माइग्रेट होने लग गए. ऑफ कोर्स हम देखें तो विलेजेस में भी अब काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं अब, बट उनसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमारे टाउन्स में हैं. तो क्राफ्ट्समैन तो थे, वो जस्ट माइग्रेट हो गए फ्रॉम द विलेजेस टू टाउन. अब वही क्राफ्टमैन इंजेक्ट मोर फैसिलिटीज, वो सारी चीज़ें बनाने लगे. वो क्लॉथ मेकिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी विद फैसिलिटी, सिल्क वेविंग स्टार्ट कर दी, डाइंग करनी स्टार्ट कर दी और बहुत सारी चीज़ें. और जो इसमें जो मोस्ट पॉपुलर ऑक्यूपेशंस रहे थे वो हैं कॉइन मिंटिंग, इवोरी कार्विंग एंड बीड मेकिंग. ये थी बहुत ही पॉपुलर ऑक्यूपेशन दैट टाइम. अब इन दैट कुछ बहुत पॉपुलर हमारी इंडस्ट्रीज बताई गई हैं इन सब टाउन्स. ओके, सो जो हमारी फर्स्ट इंडस्ट्री है वाराणसी एंड मदुरै. वाराणसी एंड मदुरै बहुत फेमस सेंटर्स हैं हमारे क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए. मतलब कि हमारे जो है क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग एक इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉपुलर मीन्स, हाँ सॉरी फॉर दैट. सो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग बहुत पॉपुलर है हमारी वाराणसी में और मदुरै में. मदुरै और वाराणसी इम्पोर्टेंट सेंटर है इसके लिए. उदयपुर वॉज अ फेमस सेंटर फॉर डाइंग. अब वाराणसी एंड मदुरै फेमस है क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए और उदयपुर फेमस है सेंटर, एक सेंटर है, बहुत ही फेमस सेंटर है डाइंग के लिए, राइट? So remember that point, it can really come in your exams. Varanasi and Madurai are popular for cloth manufacturing. बहुत सारे टाउन्स बहुत पॉपुलर होते हैं. इन दिस ओनली कुछ 3 टाउन्स के बारे में नेम कर रखा है. ओके, तो हम
Varanasi and Madurai is for cloth manufacturing, and Udaipur हमारा फेमस सेंटर है डाइंग के लिए। So here is the question, what is your city or town famous for what? You have to find out it. Okay, now with that, let's move to the next one. This topic is clear. Basically इसमें हमें यही बताया गया है कि जो villages से पीपल्स टाउन को माइग्रेट हो गए एंड उन्होंने ज़्यादा फैसिलिटीज़ में काफ़ी चीज़ें स्टार्ट कर दी, कुछ पॉपुलर ऑक्यूपेशन उस टाइम के एंड कुछ स्पेशल इंडस्ट्री उस टाइम की जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है इवन नाउ। ओके, so with that I'm going to start with the next topic, and that is increase in trade. अब हमने देख लिया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट भी इंक्रीज होगी, जो कि हमने स्टार्टिंग में एक इंट्रो नोट में हमने वो पढ़ लिया था। तो ग्रोथ ऑफ टाउन इंक्रीज हो गई, ग्रेटर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई हमारी, और उसी के साथ हमारा ट्रेड में अब हमने ये तो पढ़ लिया। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारी इंक्रीजमेंट स्टार्ट हुई ऑल्सो ट्रेड में। Okay, so let's also read about it, increase in trade. As a result of increased agriculture production and the growth of crowd, there was a lot of surplus. Villages supplied these goods to towns. These goods were either used by the townsmen or they were sent to other regions. Okay, so increase in trade कैसे हुई? The thing is that सो एज अ रिजल्ट हमने फाउंड करा है जो इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर हुई थी, हमने सबसे पहले जो पढ़ा था जो ग्रेटर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुई थी, उसकी वजह से हमारे जो और जो ग्रेट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुई थी, जो क्राफ्ट हमारा इंक्रीज हुआ था, उसमें हमें ये मिले हैं। उसमें हमें ट्रेडिंग का भी बहुत ही ज़्यादा सरप्लस हुआ है एंड लॉट ऑफ दैट। तो उसकी वजह से बेसिकली हमारा जो इंक्रीज है ट्रेड में वो पॉसिबल हो पाया है। अब कैसे पॉसिबल हो पाया है हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ क्राउड से? जो विलेज थे जो विलेज थे वो सरप्लस करते थे, सप्लाई करते थे गुड टू टाउन्स। जो विलेज थे वो सरप्लस कर देते थे, मतलब कि सपोज विलेज में देयर आर द विलेज, अब इन विलेजेस में हमारी ग्रेटर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुई है, राइट, हमारी ग्रेटर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुई है एंड हमारा क्राफ्ट इंक्रीज हुआ है। सो इसमें जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुई है, क्राफ्ट हुआ है, वो लोग सेंड कर देते थे हमारे टाउन्स में, वो सेंड कर देते थे, राइट। अब वो गुड्स जो टाउन में सेंड करते थे वो या तो वो पीपल यूज कर लेते थे टाउन्स में, या फिर वो दूसरे रीजन में उनको सेंड कर देते थे। तो इससे हमारी ट्रेड में बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुई है। मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स पार्टिसिपेट इन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। अब इसमें जो हमारे मर्चेंट्स थे, राइट, मर्चेंट्स थे और जो ट्रेडर्स आर द वन जो कि हमारा ट्रेड करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जो पहुंचाते हैं, दे आर द ट्रेडर्स। तो जो हमारे ट्रेडर्स थे और मर्चेंट्स थे वो इंटरनल में भी पार्टिसिपेट करते थे एंड एक्सटर्नल ट्रेड में भी। नाउ हियर दिस देयर वाज अ पॉइंट, व्हाट इज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। हमारा एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है एंड इंटरनल ट्रेड क्या होता है। अब हमारा इंटरनल ट्रेड, आई एम यूजिंग
I for internal, T for trade. सो हमारा इंटरनल ट्रेड वो होता है जिसमें बाहर से बाहर से कोई चीज हमारे पास आ रही है, हमारे बेसिकली इनसाइड जो चीज आ रही है, आई फॉर इनसाइड एंड आई फॉर इंटरनल। इनसाइड जो हमारी चीज आ रही है बाहर से, दैट इज द इंटरनल ट्रेड। और जो एक्सटर्नल ट्रेड था वो था हमारे इधर से, हमारे यहाँ से कोई चीज कहीं और जा रही है। नाउ ए फॉर एक्सटर्नल एंड टी फॉर ट्रेड। अब एक्सिट कर रही है हमारे घर से, वो चीज एक्सिट कर रही है हमारे विलेज से, दैट इज एक्सटर्नल, ई फॉर एक्सटर्नल एंड ई फॉर एक्सिट। दिस इज द रिकॉल्विंग पॉइंट्स, राइट। सो मतलब इंटरनल वो होता है बाहर से कोई चीज आ रही है हमारे विलेज में, एंड एक्सेस इंटरनल रहता है कि कोई हमारे विलेज से टाउन्स में वो चीज जा रही है, राइट। Now let's move forward. Trade links developed between the north and the south. अब जो ट्रेड लिंक थी ना वो डेवलप होती गई ऐसे ऐसे, एक जगह से दूसरी जगह जाती, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे ऐसे वो हमारी जाती गई। और ऐसे ऐसे करके हमारा जो ट्रेड था वो नॉर्थ में तो था ही, इन साउथ में भी फैल गया, इनफैक्ट पूरे इंडिया में भी वो फैल गया था। सो ऐसे ऐसे हमने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, हमारे इंडिया ने रोमन एम्पायर से भी हमने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। अब जो ग्रेटर यूज थी मनी की, वो गेव अ बूस्ट टू द ट्रेड। अब हमने ये तो देख लिया, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होने लगी, क्राफ्ट की प्रोडक्शन होने लगी, तब हमारा ये तभी पॉसिबल था। अब इसका एक सेकंड रीजन था, जो सेकंड रीजन था वो ये था कि जो ग्रेटर यूज थी मनी की, द ग्रेटर ओके। सो जो सेकंड रीजन था वो ये था, जो मनी की ग्रेटर यूज हो रही थी उसने एक बूस्ट दे दिया हमारी ट्रेड को, उसने एक बूस्ट दे दिया। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे have unearthed thousands of coins belonging to this period. They are called punch-marked coins. अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो ये था हमारे मनी ने ग्रेटर बूस्ट दे दी। सो हम ये कैसे कह सकते हैं? ओके, सो दिस इज वेयर हम जो हमारे थे आर्कियोलॉजिस्ट आर द वन जो स्टडी करते हैं उस टाइम के बारे में। उन्होंने फाइंड करने पंचमार्क कॉइन्स जो थे, उन्होंने वो फाइंड बहुत सारे पंचमार्क कॉइन्स मिलने लगे एट दैट पीरियड। सो दैट वी कैन से कि जो ग्रेटर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी वो बूस्ट हुई थी यूज ऑफ ट्रेड से। ओके, नाउ लेट्स मूव अ लिटिल बिट फॉरवर्ड। There are also reference of numerous trading communities and trade guilds. अब हमने ये देख लिया एग्रीकल्चर एंड क्राफ्ट की प्रोडक्शन से हुआ, मनी के ग्रेटर यूज से हुआ। क्यों? क्योंकि हमें पंचमार्क कॉइन फाउंड हो रहे थे उस पीरियड में। अब ये और भी हम कहते हैं कि ग्रुप से अगर हम कोई चीज़ करें, सपोज हम एक इंसान कोई चीज़ करे, वो इतनी इजी नहीं कि जो 5 इंसान मिलकर करें, राइट। अगर सपोज एग्जांपल, अगर हम अपनी एक उंगली से काम करें, दैट इज नॉट इजी दैट कि हम अपनी 5 उंगलियों से काम करें। तो सिंस उधर गिल्ड्स बनने लगी, ग्रुप्स बनने लगे पीपल के। ओके, नाउ अ क्वेश्चन इज गिल्ड्स क्या होते हैं? सो व्हाट आर द गिल्ड्स? आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन।
बट वो पीपल होते हैं जिनका सेम प्रोफेशन होता है. सपोज कुछ टीचर्स हैं, ओके, सो काफ़ी जितनी भी टीचर हैं दे आर द गिल्ड्स, उनका एक ग्रुप है. ओके, so they are the guilds. Basically guilds are a group of people who have same professions, right? Now the next is craftsmen also formed guilds. They were called shinies. They were separated guilds for different craftsmen. अब ऐसे जैसे कि मैंने आपको बताई है एक गिल्ड टीचर की, ऐसे ही सेम टू सेम जिनका सेम प्रोफेशन था, यानी कि क्राफ्टमैन ने भी ग्रिड्स बनानी स्टार्ट कर दी. अब जो क्राफ्टमैन की गिल्ड्स होती हैं उन्हें जाना जाता है शिनिस के नाम से. ओके, सो जो क्राफ्टमैन की गिल्ड्स होती हैं दे आर नोन एज शिनिस. शिनीज के नाम से क्राफ्टमैन की गिल्ड्स को जाना जाता है. अब गिल्ड सारे क्राफ्ट्समैन की एक नहीं बनी. जो क्राफ्टमैन की गिल्ड थी वो भी डिफरेंट टाइप्स की बनने लगी. सच अब क्या करते थे जो क्राफ्टमैन की गिल्ड्स थी शिनिस, वो क्या करते थे, वो ट्रेनिंग देते थे क्राफ्ट्समैन को. अब क्राफ्टमैन को उन्होंने ट्रेनिंग दे दी. अब उनके पास ये मतलब उनको एक्सपीरियंस था पहले का, सो वो ट्रेनिंग दे देते थे. उन्होंने पहले जॉब कर रखी है, सो दे नो द मटेरियल. सो वो ले आते थे, वो बहुत करते थे रॉ मटेरियल लेकर आते थे वो गिल्ड्स. ओके, मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस से वो रॉ मटेरियल लाते थे और जो न्यू क्राफ्टमैन है वो उनको दे देते थे. अब डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश्ड प्रोडक्ट एक्सेस बैंक and gave grants to build temples and monasteries. अब क्या हुआ, वो सारी चीज़ें लेकर आने लगे, वो रॉ मटेरियल्स लेकर आने लगे. अब इससे जो बाकी के थे क्राफ्टमैन थे, न्यू क्राफ्टमैन बेसिकली, उन्होंने सिखा दिया, शिनिस ने उन्हें सिखा दिया तो वो काम करने लगे. अब विद दिस हमें काफ़ी चीज़ें होने लगी, डिस्ट्रीब्यूट होने लगा एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट उनको जो न्यू क्राफ्टमैन थे उन्हें वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे रॉ मटेरियल, एंड जो थे क्राफ्ट्समैन थे, जो न्यू क्राफ्टमैन थे वो उन्हें पूरा मटेरियल बना के दे देते थे, उन्हें वो चीज़ें मिल जाती थी. ओके, सो इससे क्या होने लगा, उन्हें फ़ायदा होने लगा, उनकी वो बिल्ड करने लगे टेम्पल एंड मोनेस्ट्रीज. अब टैक्सेस फ्रॉम ट्रेड वर अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स रेवेन्यू फॉर द किंग. सो इफ यू रिमेंबर, सो मैंने आपको इन ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट्स में बताया था, आई थिंक नो सॉरी ग्रेटर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो किंग्स थे उन्हें टैक्सेस मिलते थे 10%. सो जो सेम चीज़ है उधर बताई गई है. टैक्सेस जो थे उस तरीके से ही टैक्सेस जो थे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स बन गए थे किंग के लिए. Okay, children, so that's all for today. Now the remaining chapters, in the remaining chapters there are almost 4 to 5 groups there. So in the next part 2 हम लोग ये 3 to 4 groups फिर से रिकॉर्ड करेंगे, फिर से हम इनको स्टडी करेंगे. तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.